बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो आइए जरा देखते हैं न्यूमेरिकल 4.1 को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो देखते हैं जरा न्यूमेरिकल 4.1 क्या कह रहा है। अ मैन पुशेज अ लॉन मूवर with a 40 Newton force directed at an angle of 20 degrees. So we have this data, 40 Newton force, angle है 20 degree, downward from the horizontal. Find the work done by the man as he cuts a strip of grass 20 meter long. ये सारा क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर, जरा देखते हैं। तो वो कह रहा है कि एक लॉन मूवर मशीन है, ये घास काटने वाली जो मशीन होती है इसे हम कहते हैं लॉन मूवर मशीन। अब वो कहता है कि वो इससे घास काट रहा है और इस वक्त जो लॉन मूवर पर जब वो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है 40 न्यूटन की, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री एंगल पर लगा रहा है। अब वो ये कहता है कि अगर ये घास काटने वाली मशीन 20 मीटर लंबा घास का एक स्ट्रिप काटे तो वर्क कितना होगा, यही हमको मालूम करना है। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हम डाटा लिखते हैं। स्टूडेंट्स, डाटा में वी हैव बीन गिवन फोर्स, हमें 40 न्यूटन फोर्स दी हुई है और हमें एंगल दिया हुआ है विच इज 20 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, और यही होना चाहिए। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट्स अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास। देखें, जब वो मशीन घास काटेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितनी लंबी स्ट्रिप काटेगी, 20 मीटर्स लंबी। फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए हमें फाइंड आउट करना है कि उसने बोला वर्क कितना फाइंड आउट, तो फाइंड आउट करना है हमें वर्क। इन तीनों चीजों को देखकर स्टूडेंट्स आपको याद आता है कि वर्क का फॉर्मूला हमें मालूम है। तो वर्क डन की अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमें मालूम है कि वर्क होता है F डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अभी हम डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एफ डी कॉज थीटा। एफ भी है, डी भी है, थीटा भी है, बस इतना सा न्यूमेरिकल है। वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास वर्क आएगा, फोर्स है 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर्स और एंगल है 20। स्टूडेंट्स, अपना कैलकुलेटर्स निकालें और देखें कि हमारे पास cos 20 का आंसर कितना आता है। मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे कि आपका cos 20 का आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.93। बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास बिल्कुल वैसे हैं, 20 भी है और 40 भी है। ये आ गया हमारे पास वर्क। आप इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा वो ये आएगा। और आपको मालूम है कि जो हमारे पास यूनिट है वो साथ वर्क का यूनिट आएगा जो कि जूल्स होता है। आपकी बुक इसको राउंड ऑफ करके लिखेगी और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेगी। इस सूरत में वो 7.5, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल फर्स्ट प्लेस के बाद होता है, तो डेसिमल आपको 2 पॉइंट्स पीछे लेकर आना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप 10 की पावर 2 लगाएंगे क्योंकि 2 डेसिमल मूव किया। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में सिखाई हुई है बातें। तो ये है हमारे पास आंसर। तो जो घास काटने वाली मशीन है बेसिकली वो इतना वर्क करेगी। आइए जरा देखते हैं 4.2 न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 4.2 की स्टेटमेंट भी लिखी है। कहता है एक रेन ड्रॉप है, बारिश का एक कतरा है जो गिर रहा है। बारिश के कतरे का उसने मैस दिया हुआ है 3.35 इंटू 10⁻⁵ kg, फॉल्स वर्टिकली एट अ कांस्टेंट स्पीड। वो नीचे आते हुए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। वैसे हमें मालूम है कि नीचे आते हुए तो चीजों की स्पीड बढ़ती है ग्रेविटी की वजह से। ये क्यों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी रीजन ये है कि इसका मतलब कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स है जो उसकी स्पीड बढ़ने से रोक रही है, और अभी उसका जिक्र भी आएगा। कहता है अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। तो ये दो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वो रेन ड्रॉप जो है वो ग्रेविटी उसको नीचे को खींचेगी, फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगी। इन फॉलिंग थ्रू 100 मीटर हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड बाय फ्रिक्शन। सबसे पहले गिवन डेटा देखिए जी,
हमारे पास वी हैव बीन गिवन मैस, तो मैस है जी रेन ड्रॉप का 35 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 kg। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अच्छा, वैसे जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो अमूमन हम उसको हाइट कह देते हैं डिस्टेंस की बजाय, लेकिन डिस्टेंस कहना भी कुछ गलत नहीं है, तो मैं यहां पर डी ही बोल देता हूं। डी उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ऊपर से नीचे आते हुए। दोनों चीजें हमारे पास मालूम है। एक चीज जो उसने नहीं बताई लेकिन मुझे मालूम है वो क्या है, वो जी है। जब भी चीज ऊपर से नीचे आ रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं फिर भी डी को एक दफा एच लिख देता हूं, क्योंकि ये हमारे पास हाइट है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब जरा देखते हैं फाइंड आउट क्या करना है। हाउ मच वर्क इज डन, वर्क कितना हुआ। लेकिन दो सिचुएशंस में ग्रेविटी का कितना वर्क हो रहा है, फ्रिक्शन का कितना वर्क हो रहा है। इसका मतलब मुझे यहां पर दो चीजें मालूम करनी है टू फाइंड वर्क बाय ग्रेविटी, और मैं उसको कह देता हूं डब्ल्यू जी, जी फॉर ग्रेविटी। और दूसरा हमें मालूम करना है वर्क बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के वर्क को मैं डब्ल्यू एफ कह देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं ये दोनों वर्क में फर्क किस चीज का है। ये देखिए मैं यहां पर अलग-अलग ये दोनों वर्क फाइंड आउट करूंगा। तो एक है वर्क डन बाय ग्रेविटी, और फिर मैं यहां पर फाइंड आउट करता हूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नाउ स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस सिचुएशन को देखते हैं। ये देखिए ये बारिश का जो कतरा है, वाटर ड्रॉपलेट जो है, ये नीचे गिर रहा है। जरा जल्दी से देखें कि ये किस फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है। ये अपने वेट की वजह से। तो उस वेट को, जिसको हम W भी कह सकते हैं, मैं उसको mg कह देता हूं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। और कतरा कहां आ रहा है, कतरा भी नीचे को आ रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड। और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, फोर्स का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी, तो उनके दरमियान एंगल कितना हुआ, उनके दरमियान एंगल थीटा 0 हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करनी है तो हमने थीटा जो है वो 0 पुट करना है। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को भी देखते हैं। वो ही कतरा है। जब इसको फ्रिक्शन का सामना होगा तो हमें मालूम है फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन का काम है रोकना। कतरा नीचे आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उसको रोकेगी, यानी फ्रिक्शन ऊपर को एक फोर्स लगाएगी। अब ये फ्रिक्शन जब ऊपर को फोर्स लगाएगी, आप देखिए तो फोर्स लग गई ऊपर, लेकिन कतरा अभी भी नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड हुआ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बना, 180 डिग्री बना, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब व्हेन यू विल फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो एक चीज जो आपको उसने वैसे नहीं बताई लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि थीटा इस केस में 0 डिग्री और इस केस में 180 डिग्री हम लोगों को पुट करना है। आइए अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए वर्क का फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया क्या है, पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा कि वर्क का फॉर्मूला है F डॉट डी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, F डी कॉस थीटा। मजीद ये कि F क्या है, F तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो होती है वेट यानी कि mg। d क्या है, डिस्टेंस, वो वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस को मैं हाइट कह देता हूं। और साथ क्या है हमारे पास, कॉज ऑफ थीटा। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज। m कितना है, मैस है 3.35 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5। g कितना है 9.8। हाइट कितनी, हाइट जी हमारे पास 100 मीटर है। बाकी रह गया कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना पुट करना है मैंने अभी बताया, थीटा तो 0 पुट करना है। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 होता है स्टूडेंट्स 1, कॉस 0 1 होता है। तो अब हमारे पास फिर रह जाएगा वर्क का आंसर 0.0328 जूल्स। आप इसको अपने कैलकुलेटर से करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर 0.0328 जूल्स है। ये वो वर्क है जो कौन करवा रहा है, ये वो वर्क है जो ग्रेविटी करवा रही है। अब वो बात करता है वो कौन सा वर्क होगा जो फ्रिक्शन करवाएगी।
वो वर्क भी सेम फॉर्मूला से ही कैलकुलेट होगा, लेकिन फर्क कहां आएगा वो भी देखते हैं। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और ये फॉर्मूला जब मैं एक्सपैंड करूंगा इट विल बिकम एफ डी कॉस थीटा। नाउ द थिंग इज फोर्स क्या है, फोर्स तो वेट ही है, एम जी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हाइट है, और बाकी रह गया थीटा। अब यहां पर फ्रिक्शन के केस में थीटा 180 पुट करना है। जब मैं थीटा 180 पुट करूंगा इट विल बिकम cos 180, और cos 180 स्टूडेंट्स -1 होता है। अपने कैलकुलेटर में करके देखिएगा, वैसे ये आपको जुबान में भी पता होना चाहिए। cos 180 -1 होगा, जब ये -1 होगा तो यहां माइनस तो आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, mgh, यानी कि उसमें वर्क आया था mgh और यहां पर वर्क आ रहा है -mgh, बस माइनस का फर्क है। तो मैस की वैल्यूज पुट करते हैं। मैस है हमारे पास 3.35 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ये हमारा मैस आ गया। जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 9.8 है एज यूजुअल, और हमारे पास हाइट भी वही है 100। देखें सेम, लेकिन cos 180 बस माइनस हो गया। अब हमारे पास सेम आंसर निकालेंगे, वही आंसर आएगा, लेकिन फर्क आएगा कि यहां एक नेगेटिव साइन लाजमी आना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा W -0.0328 जाओ, तो -0.0328 जाओ। तो स्टूडेंट्स ये इतना आसान सा न्यूमेरिकल था। अब जरा देखते हैं कि 4.3 न्यूमेरिकल को हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं न्यूमेरिकल 4.3 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। 10 bricks each 6 cm thick and mass is 1.5 kg lie flat on a table। एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है ये सारी 10 की 10 ईंटें। How much work is done? कितना वर्क चाहिए होगा टू स्टैक देम वन ऑन द टॉप ऑफ अनदर। अगर हमने एक के ऊपर दूसरी ईंट और दूसरे के ऊपर तीसरी और इस तरह से 10 ईंटें जोड़नी हो, स्टैक करना एक दूसरे के ऊपर, तो फिर हमें कितना वर्क चाहिए। जरा इसको पहले मैं गिवन डाटा लिखता हूं, फिर हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो गिवन डाटा में हमें 10 ब्रिक्स दी हुई है। एक ब्रिक जो है उसका जो थिकनेस है वो दी उसने 6 सेंटीमीटर। लेकिन जरा आप इमेजिन करें, जब मैं एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट जोड़ूंगा तो जो ईंट की थिकनेस होगी वो वैसे तो थिकनेस होगी, लेकिन दूसरी ईंट के लिए तो वो हाइट होगी जो उसने कवर करना है। जैसे कि यहां पर देखें, अगर ये एक ईंट है तो जब दूसरी ईंट को इसके ऊपर जोड़ना है तो कितना ऊपर लेकर जाना है दूसरी ईंट को, जितना पहले ईंट की थिकनेस है, पहली ब्रिक की थिकनेस जितनी है। तो इसका मतलब है तो ये थिकनेस, लेकिन मैं इसको आपके सामने एच लिखूंगा क्योंकि बाकी ईंटों के लिए ये हाइट है 6 सेंटीमीटर। आप जानते हैं सेंटीमीटर सही यूनिट नहीं, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये आएगा मीटर्स में। तो ये बन जाएगा हाइट इसकी 0.06 मीटर्स हाइट आ गई। मैस एक ईंट का कितना दिया हुआ है जी, 1.5 kg। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच वर्क, कितना वर्क लगेगा इनको जोड़ना। स्टूडेंट जरा देखिए, ये वो टेबल है जिसके ऊपर 10 की 10 ईंटें पड़ी हुई हैं। इन सबको एक दूसरे के ऊपर जोड़ना है। हमें मालूम है अगर मुझे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, सारी ईंटों का, सारी ब्रिक्स का अलग-अलग वर्क फाइंड आउट करूंगा। अब मजे की बात यह है कि जो पहली ईंट है उसको तो मैं हिलाऊंगा ही नहीं, तो उसके ऊपर दूसरी रखूंगा, यानी कि जो पहली ईंट है उसके लिए वर्क कितना हुआ, W1, तो उसके लिए वर्क हुआ 0। पहली ईंट जहां है उसको वहीं पड़ी रहने दे, लेकिन दूसरी ईंट को रखने के लिए मुझे पहली ईंट के ऊपर लेकर आना होगा और दूसरी ईंट को मुझे उतनी हाइट तक उठाना पड़ेगा जितनी पहली ईंट की थिकनेस है। जब मैं इतनी हाइट तक उठाऊंगा तो आपको पता है कितना हाइट पर मैंने उसको उठाया, एच हाइट पर। तो हमारे पास जो दूसरी ईंट है उसके लिए वर्क हुआ mgh। h वो हाइट है जो एक ईंट की है। अब दो ईंटें जुड़ गई, अब इनकी टोटल हाइट कितनी होगी, 2h। अब मैं तीसरी ईंट को जब इसके ऊपर लिखूंगा तो तीसरी ईंट दो हाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी वर्टिकली, तो इसका मतलब तीसरी ईंट के लिए जो वर्क होगा वो होगा 2mgh।
अब 3 ईंटें जुड़ गई और हमारे पास 3 ईंटों की हाइट होगी 3h। जब फोर्थ ब्रिक जो है इसके ऊपर रखी जाएगी तो वो 3 हाइट्स जितना ऊपर रखी जाएगी, यानी कि चौथी ब्रिक के लिए जो वर्क होगा वो 3 mgh होगा। और इसी तरह पांचवी के लिए उसको 4 ईंटों पर रखेंगे तो 4 mgh। इसी तरह हमारे पास 6th ब्रिक के लिए छठी ब्रिक को 5 ईंटों पर रखना है तो 5 mgh, 7वीं को 6 पर रखना है तो 6 mgh, 8वीं ब्रिक को 7 ईंटों के ऊपर रखना है तो 7 mgh, 9th ब्रिक को 8 ब्रिक्स के ऊपर रखना है तो 8 mgh। इसी तरह जो लास्ट ब्रिक होगी उसको 9 ब्रिक्स के ऊपर रखना है तो 9 mgh। तो टोटल वर्क कैसे निकालूंगा मैं? बड़ी सिंपल सी बात है, ये सारे वर्क्स जो आए हैं मैं इनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जरा देखिए टोटल वर्क आ जाएगा स्टूडेंट्स W1 प्लस W2 W3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सारे वर्क्स ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल आंसर आ जाएगा। ये सारे वर्क्स मैंने निकाल लिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा W। पहले का वर्क कितना था? 0। अच्छा, दूसरे का वर्क कितना है? mgh। तीसरे का वर्क कितना है? 2 mgh। फिर 3 mgh प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 8 एंड 9। अगर मैं इन सारों को ऐड करूं, मैं एक साथ लिख सकता हूं, आप करके देखिएगा, ये बनेगा 45 mgh। Now you just have to put the values and you will get the answer। तो हमारे पास mass कितना है? mass है 45 as it is आ जाएगा। mass है एक ब्रिक का 1.5 kg। G की वैल्यू आपको मालूम है 9.8 होती है। हाइट is 0.06। Now students, अगर आप देखेंगे टोटल वर्क डन ये आएगा 39.69 जॉल्स, जिसको मैं राउंड ऑफ करके कह सकता हूं ऑलमोस्ट 40। तो ये है हमारा टोटल वर्क डन जो हमें 10 ईंटों को एक दूसरे के ऊपर नीचे जोड़ने में लगेगा। जरा देखते हैं 4.4 की स्टेटमेंट। अ कार ऑफ मैस 800 kg। So this is the mass of the car given 800 kg। ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर पर वो चल रही है और is brought to rest in 60 meters। Now find average travel retarding force उस पर कितनी लग रही है and what has happened to original kinetic energy, और उसकी kinetic energy को क्या हुआ। जरा देखते हैं, पहले तो हम जो डाटा उसने दिया हुआ है वो निकाल लें। तो हमारे पास mass of car is given which is 800 kg। फिर हमारे पास स्पीड दी हुई है इनिशियली, और वो इनिशियल स्पीड है उसकी 54 किलोमीटर्स पर आवर। और द थिंग इज कि ये जो हमें स्पीड दी हुई है ये किलोमीटर पर आवर में है और असल में स्पीड होनी चाहिए मीटर्स पर सेकंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 15 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो कह रहा है इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, वो रुक रही है चीज, तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कितनी देर में हुई उसकी फाइनल वेलोसिटी 0? डिस्टेंस उसने कवर किया रुकते रुकते भी 60 मीटर्स। मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको रहने दें। ये वो सारी बातें हैं जो उसने हमें यहां पर दी हुई हैं। अब वो पूछ क्या रहा है वो भी हम जरा देख लेते हैं। फाइंड एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो एक चीज वो पूछ रहा है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। नंबर 2, what has happened to original kinetic energy? So what has happened to original kinetic energy? kinetic energy उतनी रही, kinetic energy बढ़ गई, कम हो गई, वो ये बात पूछ रहा है। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करना है। ये सारे डेटा को देखते हुए आप लोग याद करेंगे कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, क्या कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है कि जब भी आप वर्क अप्लाई करते हैं तो वो वर्क जो है वो चेंज इन किनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है।
यानी कि जब भी आप किसी चीज पर वर्क करते हैं तो वो उसकी किनेटिक एनर्जी चेंज करता है, या बढ़ाएगा या कम करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करेगा। उसके बाद हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है FD। किनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होता है? हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा हुआ। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमें क्या क्या चीज गिवन है। फोर्स तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको तो F लिखूंगा, लेकिन D कितना है? D हमारे पास 60 है, तो ये हमारे पास 60 और साथ F एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू हाफ। नाउ वी हैव मास हमारे पास 800 है, और फिर हमारे पास VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। देखिए VF फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, और वो कितनी है? 15। ये वाला आंसर ना पुट कीजिएगा, ये किलोमीटर पर आवर में, हमें स्टैंडर्ड यूनिट पुट करना है, तो 15, और क्योंकि उसका स्क्वायर आ रहा है तो इसका भी यहां स्क्वायर लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है ये कैंसिल हो जाएगा, तो 60F इज इक्वल टू 400, क्योंकि ये 800 को 2 से डिवाइड करूंगा 400 आ जाएगा। अच्छा, 0 का स्क्वायर एज इट इज, ये क्या रह जाएगा अंदर? माइनस, और 15 का स्क्वायर 225। अब जरा देखिए, हमें F जो है वो फोर्स जो है वो मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, ये बाकी की चीज मैं यहां सॉल्व करता हूं। अब हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि ये 60 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास F आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय माइनस 225 एज इट इज, और ये 60 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा। अब हमें मालूम है ये नेगेटिव साइन है, तो माइनस आ जाएगा, और बाकी सारी चीजों को आप कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करें तो आपके पास फोर्स आ जाएगी माइनस 1500। ये हमारी एवरेज रिटार्डिंग फोर्स है। कैसे पता चला ये रिटार्डिंग फोर्स है? क्योंकि इसका नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये स्पीड को कम करेगी। जैसे ब्रेक्स अप्लाई करें, तो जब ब्रेक्स अप्लाई करें तो हमारे पास वो भी एक रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि उससे गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। बाकी रह गया वो ये पूछ रहा था कि हमारे पास व्हाट हैज हैपेंड टू किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी का क्या बनेगा? तो किनेटिक एनर्जी के बारे में जैसे कि मैं बता चुका हूं कि स्पीड तो कम हो रही है, और जब किसी चीज की स्पीड कम हो तो उसकी किनेटिक एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि इस फार्मूला आपको मालूम है हाफ mv स्क्वायर। v स्पीड है, v कम तो किनेटिक एनर्जी भी कम, जिसका मतलब एज स्पीड डिक्रीजेज किनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। तो वो पूछे किनेटिक एनर्जी का क्या बनेगा, तो किनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 4.4। आइए जरा देखते हैं 4.5 की स्टेटमेंट को। नाउ स्टूडेंट्स, 4.5 की स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ते हैं। 1000 kg ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड 10 meter high and 100 meter long is released and rolls down to hill. What is its speed at the bottom of incline if the average retarding force due to friction is 480 newtons? जरा देखते हैं ये इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है। वो बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? एक ऐसी सरफेस जो हॉरिजॉन्टल ना हो। वो कोई पहाड़ भी हो सकता है, वो कोई और भी चीज हो सकती है। अब वो कहता है उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है उसके बिल्कुल टॉप पर, और उस ऑटोमोबाइल का जो मैस है वो 1000 kg। तो हमारे पास वो 1000 kg उसका मैस है। अब इस पॉइंट पर क्योंकि ये रुकी हुई है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0 हुई। लेकिन हमें मालूम है इस वक्त इसके पास क्या है? इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे अब ये नीचे को मूव करेगी, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पकड़ेगी, यानी कि इसके पास किनेटिक एनर्जी आ रही है। कहां से? वही इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। अब जब ये किनेटिक एनर्जी बनती जाएगी, हमारे पास एक वक्त आएगा जब वो बिल्कुल एंड पर पहुंचेगा, उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड होगी, और वो कहता है यही स्पीड बताएं कि कितनी होगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल स्पीड ऑफ द कार। अब जरा दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे पास यहां एक तो था आइडियल केस, अगर इस इंक्लाइन प्लेन की फ्रिक्शन ही ना होती तो फिर तो जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी ही किनेटिक एनर्जी बढ़ गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मगर यहां पर वो कह रहा है कि देयर इज फ्रिक्शन, तो 480 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, और अगर फ्रिक्शन फोर्स इतनी है तो फिर हमारे पास जो उसकी ओरिजिनल एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में भी यूज होगा।
तो आइए जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए गिवन डाटा सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा। हमें मालूम है कि मैस है 1000 kg। हमें यह भी मालूम है कि उस इंक्लाइन प्लेन की जो हाइट है वो 10 मीटर्स है और उसकी जो लेंथ है वो है, जिसे मैं डिस्टेंस कह देता हूं, वो 100 मीटर है। इज रिलीज्ड। अब वो देखते हैं, वो कहते हैं व्हाट इज इट्स स्पीड एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। हमें क्या मालूम करना है? फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड जो है वो हमें मालूम करनी है। इनिशियल स्पीड उसने दी हुई है, इनिशियल स्पीड उसने बोला है कि 0 है क्योंकि रेस्ट पर है। लेकिन जो नई चीज यहां ऐड हुई है वो क्या है? वो है फ्रिक्शनल फोर्स। कि फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 80 न्यूटन। 480 न्यूटन। और हमें मालूम क्या करना है जी? टू फाइंड, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी। नाउ स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी गिरते हुए, उतनी ही किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो गेन इन किनेटिक एनर्जी। आइडियल केस में बच्चों, यहां नहीं, क्योंकि यहां फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में भी यूज होगा। जरा देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम है, एम जी एच। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क क्या होता है? एफ डी। लेकिन ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन की फोर्स को मैं बजाय कैपिटल एफ के मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करता हूं। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करने में वेलोसिटी। तो हम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर की इस पूरी टर्म को एक तरफ रखते हैं, ये इधर रहेगी। एफ डी उधर जाकर माइनस हो जाएगा एम जी एच में से, तो एम जी एच माइनस एफ डी। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। हाफ एम मैस है, मैस 1000 है, और v तो हमें फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज लिख देते। फिर m 1000, g 9.8, हाइट है 10 मीटर्स। ये एक चीज होगी। फिर माइनस क्या करना है इसमें से? एफ डी। एफ कितना है? फोर्स 480। डिस्टेंस कितना है? d 100। तो 480 इंटू 100। ये एक चीज। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको देखें, 2 और 1000 आपस में कट जाएंगे, तो हमें मालूम है यहां 1000 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा। ये आ गया 500। यहां देखिए स्टूडेंट्स, 9.8 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 98 बन जाएगा, और जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 98,000 बन जाएगा। और ये जो 500 के साथ जो v का स्क्वायर है, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। और फिर हमारे पास ये माइनस साइन, और 480 इंटू 100, एक सिर्फ 0 इसका, 2 0 इसका, तो 3 हो जाएंगे, तो 48,000। नाउ स्टूडेंट्स 500 v स्क्वायर एज इट इज, 98 में से 48,000 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 50,000। तो v स्क्वायर किसके बराबर रहेगा स्टूडेंट्स? 50,000। और ये 500 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास 2 0 कैंसिल। 500 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब आपको मालूम है v का स्क्वायर 100 है, तो v कितना होगा? अंडर रूट ले लें 100 का, और ये आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। तो स्टूडेंट इसका मतलब वो जो हमारे पास ऑटोमोबाइल आ रही है इंक्लाइन प्लेन के एंड पर, उसकी जो स्पीड होगी वो 10 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। आप इन पांचों न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से देख लें। अगले 5 न्यूमेरिकल जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।